अरब पति कारोबारी शख्सियत है और दाएं बाजू की शिद्दत पसंद सोच रखने वाली यमीना नामी पार्टी का सरबराह है। ये इस्राएली सियासत में किंग मेकर की हैसियत रखता है। इस सेहूनी का कहना था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लैंड ऑफ इजराइल इज टू बिल्ड बिल्ड एंड बिल्ड। नेतन्याहू के जाने से इसका फलस्तीन पर क्या असर मुरतब होगा? ख्वाब गफलत से उठो और होश के नाखिन लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहा जाता है कि हर चढ़ते सूरज को एक दिन ज़वाल आना ही होता है। इसी तरह पूरी दुनिया में हुक्मरान शोहरत पाते हैं, इक़्तिदार संभालते हैं और एक दिन इनके इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो जाता है। अगर 21वीं सदी की इब्तिदा से लेकर अब तक इस मुख्तसर अरसे पर नज़र दौड़ाई जाए तो दो हुक्मरान ऐसे नज़र आते हैं जो इस दौर में लंबे अरसे तक इक़्तिदार पर विराजमान रहने वाले हुक्मरानों में शामिल हैं, जिनमें पहले नंबर पर रूस के सदर प्यूटन हैं और दूसरे नंबर पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू। जी हाँ, नाजायज़ इसराइली रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू। लेकिन इसराइल में जारी हालिया डेवलपमेंट से लगता यह है कि अब नेतन्याहू के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब होने वाला है। आलमी अखबारात के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार है और किसी भी वक्त नेतन्याहू की अपोजिशन इत्तेहाद पर खड़ी हुकूमत गिर सकती है। अब बतौर मुसलमान हमारा ये सवाल होना चाहिए कि नेतन्याहू के जाने से इसका फ़लस्तीन पर क्या असर मुरतब होगा? क्या इसके जाने से फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम कम हो जाएंगे? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि वो उम्मीदवार जो नेतन्याहू के मुकाबले में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा है, इसकी तारीख क्या है, इसके मुसलमानों और फ़लस्तीन के बारे में क्या नज़रियात हैं। नाजरीन, दुनिया के कुछ अखबारात इस पावर ट्रांजिशन को एक मखसूस पैराए में जांच रहे हैं और अगर देखा जाए तो आलमी मीडिया का ये एजेंडा भी रहा है कि हर इसराइली कदम के पीछे छुपे सेहूनी दहशत गर्दों के ग्रेटर इसराइल के अज़म को पसे पुष्ट डाल दिया जाए। तो जब भी कोई बड़ी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़लस्तीन के बारे में पैदा होती है तो ये सारा आलमी मीडिया इस खबर को ऐसे दो नंबर तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है जिससे इन सेहूनियों के असल अज़ाइम को छुपा लिया जाता है। हमारे यहाँ कुछ मासूम सहाफ़ी भी बेचारे इन्हीं लोगों के दिए हुए तज्ज़ियों को बतौर आर्गूमेंट पेश करके फ़लस्तीन के मसले का हल तलाश कर रहे होते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो भी सदर इक़्तिदार संभालता है तो इस पर हर कीमत पर लागू होता है कि वो अमेरिका की मखसूस पॉलिसीज़ को फॉलो करे और इनके सामने कुछ ऐसे मखसूस अहदाफ पेश कर दिए जाते हैं जिन पर अमल करवाना इस पर हर कीमत पर लाजिम होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका की सलीबी जंग 2000 से लेकर अब तक किसी भी अमेरिकी सदर के आने या जाने से मुतासिर नहीं हुई। इसी तरह जो भी वज़ीर आज़म इसराइल पर हुकूमत करेगा इस पर लाजिम होगा कि वह सेहूनी ताकतों के मखसूस अज़ाइम को लेकर हुकूमत में आए, बल्कि यह कहना गलत ना होगा कि पहले इसकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है और इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आप नेतन्याहू का माजी उठाकर देख लें तो इससे भी हमें साफ साफ पता चलता है कि कैसे एक शख्स को बाकायदा एक मकसद के लिए शुरू से तैयार किया गया और फिर इसके दौर में वो मज़ालिम फ़लस्तीनियों पर ढाए गए जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। नाजरीन, अब हम बात करते हैं अगले मुतवक्को उम्मीदवार नफ्ताली बेनेट के बारे में, जो एक मजबूत उम्मीदवार है अगले नाजायज़ इसराइली रियासत के वज़ीर आज़म के लिए। नाजरीन, इस शख्स की जब तारीख पढ़ी तो इस बात का अंदेशा, जिसका जिक्र हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में करते आए हैं कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल कंट्रोल संभालने का पूरा प्लान तश्कील दे रखा है, अब सच होता दिखाई दे रहा है। नफ्ताली की उम्र इस वक्त 49 साल है, मतलब ये एक लंबे अरसे के लिए एक अच्छा स्टेट्समैन साबित हो सकता है। ये एक अरब पति कारोबारी शख्सियत है और दाएं बाजू की शिद्दत पसंद सोच रखने वाली यमीना नामी पार्टी का सरबराह है। ये इसराइली सियासत में किंग मेकर की हैसियत रखता है। नाजरीन, अब हम ज़रा बेनेट के फ़लस्तीन के बारे में ख्यालात का अहाता करते हुए बताएंगे कि किस तरह हमारा माजी में मुतवातर आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना सही था कि इसराइल बहुत जल्द फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्ज़े की तरफ गामज़न है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और बार बार हम अपनी वीडियोज़ से हुक्मरानों और आवाम को ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि ख्वाब गफलत से उठो और होश के नाखिन लो। नाजरीन, बेनेट इसराइली रियासत के बारे में किसी दो रियासती हल का हामी नहीं। इसके मुताबिक इस सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ एक रियासत बनेगी और वो है इसराइली रियासत और किसी फ़लस्तीनी रियासत का वजूद ही नहीं। मतलब आज तक जो दो रियासती हल का ड्रामा पूरा आलमी मीडिया चलाता रहा वो इसको बबांगे दोहल रिजेक्ट करता है और इस बात पर कायम है कि ये ज़मीन सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की है और मुसलमानों और ईसाइयों की यहाँ कोई जगह नहीं।
بینٹ جو ماضی میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں کمانڈو کے طور پر بھی کام کرتا رہا ہے، اس نے 2013 میں ایک ایسا بیان دیا کہ اگر یہ بیان کسی مسلمان نے دیا ہوتا تو اب وہ وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے کی بجائے گوانتانامو بے جیل میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس نے اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایک سوال کے جواب میں کہا I already killed lots of Arab in my life and there is absolutely no problem with that۔ ناظرین، اس بیان سے صاف نظر آتا ہے کہ جب یہ درندہ صفت انسان اقتدار سنبھالے گا تو اس کے کیا اقدامات ہوں گے۔ اسی طرح یروشلم میں منعقدہ کانفرنس میں اس نے کہا The idea that a Palestine state will be formed in the land of Israel has come to a dead end۔ یعنی فلسطین کا ایک ریاست کے طور پر قیام کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے۔ مزید اس سہونی کا کہنا تھا The most important thing in land of Israel is to build and build۔ یعنی ناجائز سیٹلمنٹ کا قیام اسرائیل کا اگلا اہم اور مستقل قدم ہونا چاہیے۔ ناظرین، ان سارے حقائق سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ان صہیونیوں کے کیا مقاصد ہیں اور کس طرح اب یہ کھلے عام اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کی طرف گامزن ہے۔ لیکن افسوس کہ امت اس وقت شدید پستی کا شکار ہے اور دشمن کے وار سے لا علم۔ ناظرین، آس پاس کے حالات پر نظر رکھیے، دشمنوں کو جانچیے، اینالائز کیجئے تاکہ اپنی طاقتوں کو ان کے مطابق تیار کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔